उसके बाद अब लिखो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आपने कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर देखे हैं? कभी देखे हैं? किसी ने क्या देखा हुआ है ट्रांसफार्मर? यहां कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसका देखा ही नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर ही नहीं देखा हुआ? सभी का देखा हुआ है ये चीज तो, क्योंकि कई उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं और कई उसको ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। कई बच्चे होते हैं उनको ट्रांसमीटर बोल देते हैं उसको, ठीक है। वही ट्रांसफार्मर होता है जिसको आप ट्रांसमीटर भी कह देते हो। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कैसे होता है? एक होता है वर्गीकरण और एक होता है प्रकार, ठीक है। वर्गीकरण होता है किसी स्पेशल एक जैसे मतलब टाइप के अनुसार उसको बांटना है अपने को, ठीक है। वर्गीकरण में सबसे पहला अपने बांटते हैं ट्रांसफार्मर को कोर के आधार पर। किसके आधार पर? कोर के आधार पर। तीन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं अपने पास में कोर के आधार पर। पहला वर्गीकरण अपने किया कोर के आधार पर, और कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। कोर के आधार पर पहला ट्रांसफार्मर, ठीक है। पहला कौन सा होता है आपका? कोर टाइप ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, ठीक है। हिंदी में कोर को करोड़ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? करोड़ बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर होता है वो होता है सेल टाइप। कौन सा होता है? सेल टाइप, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? बैरी टाइप। तीसरा कौन सा होता है? बैरी टाइप। इसमें सबसे ज्यादा यूजेबल कौन सा होता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज होता है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें दक्षता की, तो किसकी होती है? बैरी टाइप की होती है, ठीक है। लेकिन ये बैरी टाइप जो होता है ये बड़े आकार का नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये छोटे आकार का ही बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर बात करते हैं अपने वोल्टता के आधार पर। किसके आधार पर? वोल्टता के आधार पर। अब वोल्टता का आधार का मतलब ये हो गया कि वोल्टता में होने वाले चेंजेस। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। तीसरा भी होता है, वो आपको पता ही नहीं होगा। किसी को पता है कि तीसरा ट्रांसफार्मर भी होता है? एक है पता किसी को? पहला कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहला कौन सा होता है? स्टेप अप, जो वोल्टता को क्या करता है? स्टेप अप करता है, ठीक है। सेकेंडरी कौन सा होता है अपने पास में? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या हो गया? जो वोल्टता को क्या करेगा? कम करेगा। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं आइसोलेशन। क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं उच्चाई। क्या बोलते हैं? उच्चाई। इसको बोलते हैं अपचयी, ठीक है। और इसको बोला जाता है विलगित। क्या बोला जाता है? विलगित ट्रांसफार्मर। हो सकता है आपका आइसोलेशन नाम न सुना हो, लेकिन विलगित नाम आपका सुना होगा। और विलगित ट्रांसफार्मर वहां यूज किया जाता है जहां पर किसी भी स्विच को ऑफ करना होता है। जियो स्विच का नाम सुना है किसी का? क्या नाम होता है पूरा? गैंग ऑपरेटेड स्विच। क्या नाम होता है? गैंग ऑपरेटेड स्विच, GOE या जियो बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है आइसोलेटर। ये भी तो नाम सुना होगा सभी का। आइसोलेटर मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना आइसोलेटर। मैंने कहा था आइसोलेटर जो होता है उसकी संरचना MCB के जैसी होती है। किसके जैसी होती है? MCB के जैसी। लेकिन MCB और आइसोलेटर में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, MCB को आप ऑन लोड ऑफ कर सकते हो, लेकिन आइसोलेटर को आप ऑन लोड ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हैवी स्पार्किंग दिखाता है। इसी का जो बड़ा रूप होता है वो कौन होता है? जियो स्विच होता है। और जहां पर उच्च वोल्टता पर लाइन को अलग करना होता है ना, विलगित का मतलब क्या होता है? अलग करना, पृथक करना। वहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है? विलगित ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात? ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। ये चीजें समझ में आ गई आपको? उसके बाद आता है 3 नंबर कूलिंग के आधार पर। देखा हुआ सभी को? कूलिंग के आधार पर। कूलिंग को हिंदी में बोलते हैं शीतलन। क्या बोलते हैं? शीतलन। सबसे बेसिक ट्रांसफार्मर होता है जिसको बोलते हैं एयर कूल्ड। क्या बोलते हैं? एयर कूल्ड, वायु शीतलित प्रकार का ट्रांसफार्मर, जिसमें आपके कूलर होते हैं ना घरों में सभी के। कभी आपने देखा है कूलर की जो जालियां होती है उस पर इस प्रकार से कट लगे होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। और उन कट्स में से वायु प्रवेश करती है, ठीक है, और दूसरे कट से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। वैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर भी होता है, ठीक है। वो अपने पास आते हैं एयर कूल्ड प्रकार के ट्रांसफार्मर। दूसरा अपने पास इनमें होता है ऑयल फील्ड। कौन सा होता है? ऑयल कूल्ड या ऑयल फील्ड भी बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा यूज होता है कहां पर? जो हैवी ट्रांसफार्मर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसमिशन वाले जो होते हैं, वो कौन से होते हैं? ऑयल फील्ड। या आपके घर के बाहर लगा होता है जो, वो भी कौन सा होता है? ऑयल फील्ड होता है। सबसे ज्यादा इसी शीतलन प्रणाली का यूज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा आता है वाटर कूल्ड। कौन सा आता है? वाटर कूल्ड। अब वाटर कूल्ड का मतलब ये नहीं होगा कि आप उसमें पानी भर दोगे।
वाटर कूल्ड का मतलब ये नहीं होता कि वाइंडिंग रखी हुई है और उसके अंदर पानी भर दिया, ये नहीं होता। उसमें से पानी की पाइपें गुजारी जाती है। क्या की जाती है? पानी की पाइपें गुजारी जाती है। उन पाइपों में से ठंडा पानी निकलता रहता है और वो गर्म होकर वाइंडिंग जो होती है उसकी ऊष्मा को अवशोषित करके बाहर निकल जाता है। वो कैसे होता है वो आपको समझा दूंगा मैं। ये तीनों चीजें नोट कर लो आप, कोर के आधार पर और वोल्टता के आधार पर और कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण। फेज के आधार पर और होता है सिंगल फेज और 3 फेज, वो भी लिख लेना। फेज के आधार पर हो गया नोट सभी का? स्पीड रखा करो भाई नोट करने की। हेडिंग लगा लेना पहले, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। ये चीज पता है सभी को, कोर का पदार्थ कैसा होना चाहिए, किस चीज की कोर बनी होनी चाहिए। अभी अपने थोड़ा मैग्नेटिक वाले चैप्टर के अंदर जाते हैं। आपको मैंने 2 प्रकार के पदार्थ पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे लोह चुंबकीय पदार्थ, याद है सभी को, और एक पढ़ाए थे मैंने आपको अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन से बताए थे? अनुचुंबकीय। इसको समचुंबकीय भी बोल देते हैं या पैरामैग्नेट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेट। और इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेट। ठीक है। अब कोर का मटेरियल कैसा होना चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए, इनकी अगर अपने बात करें, इन पदार्थों की बात करें, तो ये जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी धारणशीलता सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। धारणशीलता मतलब मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने की शक्ति, और इनमें वो क्या होती है? कम होती है। समझ में आ गई बात? इनके अंदर सारी चीजें ज्यादा होती हैं। जितना मैग्नेटिक फील्ड आप इसको दोगे उतने को यह क्या रख लेता है? अपने अंदर स्टोर रख लेता है। तो अपने को ऐसे मटेरियल बिल्कुल भी नहीं चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए। जो ट्रांसफार्मर क्या है, जितनी देर सप्लाई है उतनी देर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाहिए, और सप्लाई हटते ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होना चाहिए? समाप्त। तो वो किस पदार्थ में होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में। तो जितने गुण अनुचुंबकीय पदार्थों के हैं वो सारे गुण किसके होने चाहिए? कोर की जो धातु है उसके होने चाहिए। ठीक है। तो पहला गुण क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर कोर ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है जिसका प्रतिष्ठंभ क्या है? बिल्कुल भी कम है। प्रतिष्ठंभ समझते हो? प्रतिष्ठंभ समझते हो या नहीं समझते हो? रिलक्टेंस।
रेजिस्टेंस सुना हुआ सभी ने? क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, जिसको किससे लिखते हैं अपने? आर से। और रिलक्टेंस होता है आर एम, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक रेजिस्टेंस। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसमें धारा का प्रवाह है, अवरोध कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक जो सर्किट होता है उसके फ्लक्स के प्रवाह में विरोध कौन डालता है? प्रतिष्ठम्भ डालता है। ठीक है, तो अपने को फ्लक्स क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो इसलिए प्रतिष्ठम्भ कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो आपकी कोर है उसकी चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, न तो वो डायामैग्नेट होनी चाहिए जो चुंबकित ना हो सके। अब लकड़ी की कोर देखिए कभी आपने? देखिएगा कभी? कांच की कोर देखिए कभी आपने? नहीं देखी। आपने किसकी कोर देखी हुई है? सॉफ्ट आयरन की। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, कोर का जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है? कोर का पदार्थ। सबसे पहला लिखो, ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर की कोर ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर की कोर ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है, बनाई जाती है जिसका प्रतिष्ठम्भ, ब्रैकेट में लिख देना रिलक्टेंस, जिसका प्रतिष्ठम्भ ब्रैकेट में लिख देना रिलक्टेंस, प्रतिष्ठम्भ निम्न हो। ट्रांसफार्मर की कोर ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है जिसका प्रतिष्ठम्भ निम्न हो। नेक्स्ट लिखो, इन पदार्थों का इन पदार्थों की धारणशीलता, धारणशीलता निम्न, धारणशीलता निम्न, कोमा धारणशीलता निम्न, कोमा निग्राहिता निम्न, निग्राहिता निम्न, निग्राहिता निम्न, कोमा चुंबकशीलता उच्च होनी चाहिए, चुंबकशीलता उच्च होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस आधार पर ट्रांसफार्मर की कोर, इस आधार पर ट्रांसफार्मर की कोर सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे या सिलिकॉन स्टील, इस आधार पर ट्रांसफार्मर की कोर नरम लोहे या सिलिकॉन स्टील की, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़कर बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को जोड़कर बनाई जाती है। नेक्स्ट लिखो, इसका कारण होता है, इसका कारण होता है हिस्टैरिसीस हानियों को कम करना, इसका कारण होता है हिस्टैरिसीस हानियों को कम करना, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करना, हिस्टैरिसीस हानियों को कम करना। नेक्स्ट लिखो, उच्च आवृत्ति VHF लिख देना, प्रश्न भी दिया था मैंने आपको। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख देना VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर में कोर फेराइट, उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर में कोर फेराइट पदार्थ की बनाई जाती है, फेराइट पदार्थ की बनाई जाती है। बहुत कॉमन प्रश्न है और बहुत बार आता है। नेक्स्ट लिखोगे, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ कोर का आकार घटता है, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ कोर का आकार घटता है, जिस कारण
ट्रांसफार्मर का साइज भी घटता है, जिस कारण ट्रांसफार्मर का साइज भी घटता है, ट्रांसफार्मर का साइज भी घटता है। आकार में, इधर ध्यान दें सारे बच्चे, आकार में 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज, इन तीनों ट्रांसफार्मर में से बड़ा कौन सा होगा? 50 हर्ट्ज वाला। 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा आकार में बड़ा होगा और सबसे ज्यादा छोटा कौन होगा आपके पास में? 1000 हर्ट्ज। इसका कारण आपको पता है, क्योंकि कोर की मोटाई बढ़ने के साथ साथ आपकी लो हानियां क्या हो जाती है? बढ़ने लग जाती है। लो हानियां क्या होती है वो अपने आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको सभी को याद है तो मैग्नेटिक वाले चैप्टर के अंदर लॉसेस अच्छी तरह पढ़ा दिए थे, याद है ना सभी को? तो वो लॉसेस मैंने इसीलिए पहले पढ़ाए थे, आपको कहा भी था मैंने, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, एसी मोटर, डीसी मोटर, सभी में ये हानि आएंगी अपने आगे जाके, ठीक है। अभी ये किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो निराश न हो कि ये कैसे बढ़ गया, कैसे घट गया। जैसे ही अपने ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ाऊंगा दोबारा से लॉसेस में, उस समय ये चीज समझ में आ जाएगी आपको कि कोर के बढ़ने से आकृति किस प्रकार घटती है, या सॉरी आवृत्ति के बढ़ने से किस प्रकार कोर घटती है। दो चीजें होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होता है मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व। क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व। अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व बढ़ाओगे तो आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कोर का, ठीक है। और आवृत्ति बढ़ाओगे तो आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये चीज याद रखोगे आप, ठीक है। फिलहाल अपने किसकी बात कर रहे हैं? कोर की। तो कोर, जिस जिस चीज पर कोर डिपेंड करती है वो सारी चीजें मैंने एक साथ लिखवा दिया आपको, ठीक है। अब लिखो आप पहला कोर टाइप ट्रांसफार्मर, पहला लिखो कोर टाइप ट्रांसफार्मर। आवृत्ति बढ़ने से, वोल्टता और आवृत्ति में कुछ डिफरेंस होता है। वोल्टता आयाम होता है, वो आयाम। आवृत्ति एक अलग चीज होती है। आवृत्ति नंबर ऑफ साइकिल्स होती है इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, वो देखो वो अलग चीज होती है। अगर बात करते हैं बी मैक्सिमम जो होता है वो V अपॉन में F होता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप बहुत ज्यादा आवृत्ति को बढ़ाओगे ना तो चेंजेस कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट समझते हो? आप इस प्रकार से चेंज कर रहे हो तो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर यही स्पीड में बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो आपकी तरंग ऐसे बढ़ जाएगी बिल्कुल एक सीधी रेखा में, तो वो आपके चेंजेस पता ही नहीं चलेगा कब चेंजेस हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो आवृत्ति बढ़ने से चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। तो आपको बोलते हैं ना, उच्च आवृत्ति की जो एसी होती है वो डीसी से भी क्या होती है? खतरनाक होती है, क्योंकि वो जीरो पता ही नहीं चलता कब आ जाता है उसके अंदर। तो इसलिए आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ आपका मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व घटता है, और मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो कोर टाइप ट्रांसफार्मर। पहला पॉइंट इसका लिखो, यह U तथा I, U तथा I, यह U तथा I आकार की पत्तियों से, यह U तथा I आकार की पत्तियों से, U तथा I आकार की पत्तियों से बनाया जाता है। यह U तथा I आकार की पत्तियों से बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, इस ट्रांसफार्मर में केवल एक ही चुंबकीय मार्ग होता है। इस ट्रांसफार्मर में केवल एक ही चुंबकीय मार्ग होता है, जिस कारण फ्लक्स का लीकेज अधिक होता है, जिस कारण फ्लक्स का लीकेज अधिक होता है, लीकेज अधिक होता है, फ्लक्स का लीकेज अधिक होता है, जिस कारण फ्लक्स का लीकेज अधिक होता है। लीकेज समझते हो? दो चीजें होती है, एक होता है लीकेज और एक होता है लिंकेज। पढ़ा हुआ क्या सभी का? लिंकेज और लीकेज दो चीजें होती है। हर एक चीज में
मतलब होता है, लीकेज का मतलब होता है लॉस होना। लीकेज का मतलब क्या होता है? लॉस होना। कि इसने अगर 10 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न किया तो यहां तक 10 वेबर नहीं पहुंचता, कुछ ना कुछ फ्लक्स जो होता है वो कोर के अंदर क्या हो जाता है? लीकेज हो जाता है। मान लो यहां तक 8 वेबर का फ्लक्स पहुंचा, आपके पास में इस कुंडली ने 10 वेबर का फ्लक्स उत्पन्न किया और इस पर लिंक कितने का हुआ? केवल 8 वेबर का। कितने का लिंक हुआ? 8 वेबर का। यानी कि ये कुंडली जो है ये 8 वेबर का फ्लक्स लीकेज कर रही है, लिंकेज कर रही है, जुड़ रही है, काट रही है। लेकिन लीकेज कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। जो फ्लक्स आपस में जुड़ जाता है वो लिंकेज फ्लक्स होता है, और जिसका क्षरण हो जाए, लॉस हो जाए, वो कौन सा होता है? लीकेज फ्लक्स होता है। याद रखना इस चीज को। 3 चीजें होती है, लीकेज फ्लक्स, ठीक है, एक होता है लिंकेज फ्लक्स और एक होता है उपयोगी फ्लक्स, जिसका आप यूज कर रहे हो। आप कितने का यूज कर रहे हो? 8 वेबर का। कितने का यूज कर रहे हो? 8 वेबर का। तो वो कौन सा फ्लक्स होगा? आपका उपयोगी फ्लक्स होगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बोलता आपको कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को 2 से अधिक मार्ग है, तो 2 से अधिक मार्ग है तो ज्यादा फ्लक्स निकल जाता 2 मार्ग से। अब एक ही मार्ग है, फ्लक्स ज्यादा है, कोर की मोटाई कम है, तो ज्यादा जो फ्लक्स है वो गुजर नहीं पाता है, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स का क्या हो जाता है? लीकेज। और आपको पता है कि ये जो कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें फ्लक्स जो जितना ज्यादा कट करेगा, आपका यहां जो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। आगे बात समझ में? यानी कि ईएमएफ क्या बढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे? यहां पर केवल ट्रांसफार्मर में एक ही मार्ग होता है फ्लक्स को, इसलिए लीकेज फ्लक्स क्या होता है? ज्यादा। ये डायग्राम बना लो इसका। और यू और आकार की पत्तियों का और बता देता हूं आपको। ट्रांसफार्मर ये इस प्रकार से बनता है, यू आकार की पत्ती, फिर एक कैसे लगा देते हैं उसके ऊपर? आई आकार पत्ती, ऐसे लगा देते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर बनकर तैयार हो जाता है। आपने छोटे ट्रांसफार्मर तोड़ के देखे होंगे, उसमें ई निकलता है, ई आई निकलते हैं, नहीं निकलते हैं? तो वो ई और आई आकार से बन जाता है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर दूसरा होता है, कोर नहीं होता, वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये नोट कर लो पॉइंट। अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, मैं ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको इसके बाद से जो है वो सारी चीजें शुरू करेंगे अपने। कई बार इनमें से प्रश्न आ भी जाता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप और बैरी टाइप से। दूसरा लिखो, अच्छा नोट करो पहले इसका डायग्राम। फ्लक्स उभयनिष्ठ है या नहीं है? दोनों में देख लो, एक ही फ्लक्स कॉमन है दोनों का, वही फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है और वही फ्लक्स इसको लिंक कर रहा है। तो उभयनिष्ठ फ्लक्स एक ही होता है, और वो भी कैसा होना चाहिए? अल्टरनेटिंग प्रकार का। नेक्स्ट लिखो दूसरा, शेल टाइप। ये तो पूरा कर लेने तो आज जल्दी जल्दी लिखो भाई, टाइम हो गया। दूसरा लिखो शेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर लिखो इसमें। चलो लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो, कल पढ़ लेंगे अपने क्या है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर लिखो, यह हो गया नोट? चलो लिखो, यह ई तथा आई, ई तथा आई, ई तथा आई आकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। ई तथा आई आकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। ई तथा आई आकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। इस ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को एक से अधिक मार्ग होते हैं। एक से अधिक मार्ग होते हैं। एक से अधिक मतलब दो से ज्यादा भी नहीं होते। ब्रैकेट में 2 लिख देना। अब इधर ध्यान दो सारे बच्चे। आप अगर इस चीज को यहां से हटा दो तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर वाली जो चीज है वो ई दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है आपको? ठीक है, और ये नीचे वाली जो है ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? आई दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो टाइप है अपने पास में, ये ई आकार की पत्ती होती है, और ये कौन सी टाइप की पत्ती होती है? आई आकार की जो पत्ती होती है। कॉमन बात क्या होती है
इस ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों ही जो वाइंडिंग होगी वो कहां पर होती है, इसके मिडल के अंदर होती है। दोनों ही वाइंडिंग क्या होती है, मिडल के अंदर। एक वाइंडिंग के ऊपर ही दूसरी वाइंडिंग स्थापित होती है और इसको बोलते हैं सैंडविच वाइंडिंग। कौन सी बोलते हैं, सैंडविच। प्रश्न आता है सैंडविच जो वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में स्थापित की जाती है, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यहीं पर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी इस प्रकार से, ठीक है, और यहीं पर ही आपकी क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये एक हो जाएगी और इधर ही कौन सी हो जाएगी, आपकी दूसरी हो जाएगी। तो यही इस प्रकार इनपुट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो ये आपके पास कोर देखो, अब कोर में फ्लक्स को मार्क दिखाई दे रहे हैं आपको, एक से ज्यादा हुए या नहीं हुए। तो पहले फ्लक्स जो लीकेज हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, अब थोड़ा फ्लक्स क्या होगा, कम लीकेज होगा, ठीक है। ये 2 हो गया, ये अपने पास में φ1 हो गया और ये अपने पास में क्या हो गया, φ2 हो गया। फ्लक्स को 2 मार्क हो गए। बना लो इसको, बना लो इसको। आगे पॉइंट लिख लेना इसको बना के। चलो आप बना लो, मैं लिख देता हूं, बोर्ड पे से देख के लिख लेना आप। दिख रहा है सभी को। ये बता दिया मैंने आपको, लिख लो बस। आपको हैंडराइटिंग समझ में आ जाती है क्या, ना आए तो बता देना, मेरी तो हैंडराइटिंग ऐसी है भैया। बीटेक 4 साल इंग्लिश में लिखा तो हिंदी वाले हैंडराइटिंग बिगड़ गई सारी। तो अब इसलिए हिंदी में थोड़ा अजीब सा ही चलता है सिस्टम। वितरण वाले सारे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं आपके। डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, वितरण जो होते हैं ट्रांसफार्मर वो सारे इसी के होते हैं। वितरण हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। बैरी टाइप को पढ़ेंगे अपने कल, बैरी टाइप, और बाकी जो ट्रांसफार्मर टाइप से रहेगा वो कल पढ़ेंगे अपने। आपके पास बुक है ना, सभी के पास है ना बुक, तो पढ़ के आया करो ना उसको घर से थोड़ा बहुत, ताकि आपको एडवांस में पता रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ आगे। फिर आपको लिखने में आसानी होगी थोड़ी सी। हो गया नोट सभी का भाई ये चीज। देखो ट्रांसफार्मर का चैप्टर जो है ना बिल्कुल अपनों ने एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दिया है इसको, और जहां नहीं समझ में आए मैं बार बार बोलता हूं, इसके बाद जितने भी मशीन्स अपने पढ़ेंगे उनमें ना समझ में आए वहां बता देना। अभी अभी आपको समझ में आएगा तभी आगे जाके ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक शुरुआत होती है, पर धीरे धीरे चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा ना, इस अलग अलग बढ़ते जाएंगे तो उनका लेवल भी थोड़ा
याद आएगा। तो इसलिए पहले से ही आप मेरे को नहीं समझ में आए, कल को मैं अब आपको ये समझा दूंगा और आगे चीज ये वापस आएगी रिवाइज में, तो मैं आपसे उस टाइम फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो गलत चीज हो जाएगी। तो मेरे को आप पहले ही बता दिया करो कि यहाँ समझ में नहीं आया सर, तो आप मेरे को यहाँ दोबारा समझाओ, तो मैं समझा दूंगा उसी टाइम। ठीक है, आज मैंने समझाया, 3 दिन बाद जाके पूछोगे तो मेरे को ही पता नहीं रहेगा मैंने उस टाइम आपको कौन सा टॉपिक करवाया था। तो एंड टाइम पे आप मेरे को पूछ लिया करो हाथों हाथ, तो याद रहता है। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे अपने, कल पढ़ेंगे बाकी अपने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण जो है उन सभी को।